हेलो दोस्तों, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 2 में। जानेंगे जो हमारा ये चैप्टर है भोजन में क्या क्या आता है, यानी भोजन में क्या क्या आता है इसके थ्योरम पर हमने अगले वाले वीडियो में चर्चा कर दिया है और अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही उत्तर को चुनिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि सही उत्तर को चुनना है आपको। इसमें कौन सा विकल्प सही है उसको आपको क्या करना है, चुनना है। यानी सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि दिया हुआ है कि आलू में उपस्थित होता है। यानी आलू में क्या उपस्थित होता है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि मंड, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंड। यानी मंड के रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें संचित रहता है। तब आपका एक का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आंसर के रूप में लिखिएगा मंड। क्या होगा इसका आंसर, मंड होगा। क्लियर। आप अपने कॉपी में बिल्कुल नोट करते जाइए जो आंसर के रूप में हो रहा है, यानी जो आंसर हमारा आ रहा है उसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए। आलू में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग आलू के, यानी आलू किसका रूपांतरण है, तन्ना का। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग आलू का जो खाते हैं वो किसका रूपांतरण है, तो तन्ना का। और उसमें क्या रहता है, यानी वो सेवन करते हैं तो उससे क्या मिलता है, यानी हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो मंड यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। यानी बाबू आपसे पूछा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है कि विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर घेंघा की बात की जा रही है तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है तो आपका जो ये ग्लास ग्रंथि है ये क्या होगी, बढ़ जाता है, यानी इसका विकास हो जाएगा, यानी अनावश्यक मांस यहाँ पर निकल आएंगे और ये घेंघा रोग के लक्षण दिखने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, हमें घेंघा रोग होता है। क्लियर। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। हम लोगों ने जो थ्योरम में चर्चा किया था तो यहाँ पर भी हम आपको याद दिला देना चाहता हूं कि रुक्षांश वह पदार्थ होते हैं जो लौह से हमें प्राप्त होते हैं। यानी आपने देखा होगा, अपने मम्मी को काम करते हुए देखा होगा कि मम्मी क्या करती है कि जो आटा को चलनी से चालती है तो वो लोह क्या करते हैं, यानी जो चोकर होता है उसको निकाल देती है। उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें रुक्षांश महसूस होता है। जो जानवर खाते हैं यानी चोकर को कौन खाता है, जानवर खाता है। तो मजबूत कितना होता है, मजबूत होता है ना। और वही जो रुक्षांश हम अभी यानी इस परिवेश में हम लोग निकाल कर बिक दे रहे हैं, वही क्या होता था, वो पहले यानी उसको क्या बोलते हैं, बहुत पहले के लोग वो निकालना नहीं जानते थे और उसका रुक्षांश को वो लोग सेवन करते थे तो कितना बलशाली होते थे, कितना मजबूत होते थे। वो अपने हाथों से खेती में एकदम पूरा काम करते थे। लेकिन आज के परिवेश में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खेती अपने हाथ से नहीं कर ट्रैक्टर या मशीनीकरण से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें में उतना शक्ति अब नहीं रही। क्यों? उस पहले वाले जमाने के लोग के अनुसार उसमें क्या होता था, पहले वाले जमाने में लोग क्या होते थे कि रुक्षांश के रूप में मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी, ये सब का सेवन करते थे जिससे वो बहुत ही बलशाली होते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या खाते हैं, वो तो रुक्षांश हम लोग यानी जो लोह पदार्थ होता है उसको तो निकाल कर हम लोग बाहर रख देते हैं, तो हमें एनर्जी उतना नहीं मिल पाती जो हमें उसका कमी महसूस होता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन में कहा है आपके रुक्षांश के बारे में। तो दिया हुआ है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, यानी रुक्षांश का कौन सा मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है चावल, बेसन, जल, ताजे फल और सब्जियां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक्षांश हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ये भी क्या है जी, रुक्षांश के रूप में जल जो है वो भी क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और रुक्षांश जो वो रेशेदार होता है, रुक्षांश कैसा होता है, रेशेदार होता है, यानी रेशा जैसा दिखाई देता है उसको, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें दिया हुआ है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है।
यानी हम लोगों ने बेसिक में भी चर्चा किया था, थ्योरम में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, जब हम लोग मंड का परीक्षण करते हैं, स्टार्च का परीक्षण करते हैं, तो उसमें आयोडीन के हल्के बूंद को यानी घोल पर जो हमारा स्टार्च होता है उस पर डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन पहले सुन लीजिए, क्या है, नीला दिया हुआ है, काला दिया हुआ है, नीला और काला दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर नीला और काला। आंसर के रूप में हमें क्या मिला है बाबू, नीला और काला। ठीक है, ये क्या होता है, एक सल्फ्यूरिक विलयन होता है। क्या होता है बाबू, एक यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक सल्फ्यूरिक विलयन होता है जिसे स्टार्च या मंड पर क्या करते हैं, उसको बूंद यानी 2-4 बूंद गिराते हैं और गिराने के पश्चात इस परख नली में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसको देखने से पता चलता है कि उसका रंग हल्का नीला या काला हो जाता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि इसमें क्या है, स्टार्च या मंड इसमें उपस्थित है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें दिया है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से कहलाते हैं। ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें दिया है वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर आप आंसर 5 नंबर में आंसर के रूप में लिखिएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं जी, ये हमारे शरीर के क्या करते हैं, ऊर्जा देने में प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लिया, उसको समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें दिया हुआ है कि मिलान कीजिए। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि मिलान करना है। तो स्तंभ 1 दे दिया है, यानी इसमें क्वेश्चन दे दिया है और इसके सामने आपको मिलान करना है कि इससे रिलेटेड इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसमें क्या है कि विटामिन ए दे दिया है, विटामिन बी दे दिया है, विटामिन सी दे दिया है, विटामिन डी दे दिया है, विटामिन और एक आयोडीन दे दिया है। और इसके बगल में दिया है यानी इससे होने वाले रोग, यानी इससे यानी इसके कमी से कौन कौन से रोग होता है, उसको हम लोग उसके सही ढंग से मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग अगर आंसर की बात करेंगे तो अगर दिया है कि विटामिन ए, यानी विटामिन ए किसकी कमी से होता है, यानी इससे मतलब कौन से रोग होते हैं, ये कौन से रोग होते हैं, तो दृष्टिहीनता, यानी आपके क्या दिया है, दृष्टिहीनता, जिसको हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं, दृष्टिहीनता। ठीक है, दृष्टिहीनता या रतौंधी, इसको हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यानी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में जो हमारा रतौंधी है उसमें क्या होता है, यानी रात के समय में हमें हल्का हल्का दिखाई देता है, यानी पूरा हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अगर ये बीमारी अधिक समय तक रहे तो हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते, यानी हमारा आंख उस अवस्था में नहीं देख पाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी, यानी विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से हमें बेरी यानी हमारा कौन सा रोग होता है, यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि बहुत सारे रोग दिए हुए और यहाँ पर आंसर के रूप में क्या होगा हमारा विटामिन बी की कमी से बेरी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है हमारा, बेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बेरी। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं विटामिन सी, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कॉर्बी रोग। कौन सा रोग होता है, यहाँ पर लिखिएगा स्कॉर्बी रोग। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉर्बी रोग। उसके बाद से दिया है कि विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस होता है। क्या होता है बाबू, रिकेटस। ठीक है, और उसी तरह आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है, जो कि हमारा क्या होता है, जो हमारी ग्रंथि होती है, यानी ये गले की ग्रंथि होती है, उसको क्या करता है, वो फुला देता है, यानी इसमें अनावश्यक मांस निकल आते हैं, जो यानी घेंघा बढ़ जाता है, जिससे हमें बोलने में खाने में कठिनाई होती है। और यहाँ पर हम लोग स्कॉर्बी रोग देख रहे थे, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ये इसमें क्या होता है कि आपके मसूड़े से, यानी यहाँ पर जो हम लोग ब्रश करते हैं या कोई आपको इस तरह मार दे तो क्या होता है, या जैसे बोलते हैं पैरिया नहीं बोलते हैं, जिसका मुंह स्मेल देता हो, उसमें क्या होता है, स्कॉर्बी रोग के
उसमें होता है, यानी उसको उसका दांत पीला पीला हो जाएगा, या थोड़ा सा भी चोट लगने पर उसमें क्या होता है, उसका खून निकलने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको उसको सलाह देना चाहिए कि वो या तो आंवला खाए या खट्टे पदार्थ के रूप में संतरा से बोल दिए संतरा या नींबू उसको सेवन के रूप में ले सकता है, यानी स्कर्वी रोग से वो ग्रसित है। तो उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर विटामिन डी। तो विटामिन डी में क्या होता है कि इसमें आपको आपके शरीर क्या हो जाएगा, यानी शरीर के आपकी अस्थियां क्या हो जाएगी, मुलायम होने लगेगी, और मुलायम होकर इधर उधर वो क्या होता है, इधर उधर मुड़ने लगता है, यानी आपके हाथ इधर उधर चलने लगता है। जिसमें हड्डी, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है रिकेटस बीमारी में आपकी हड्डी यानी मांसपेशिया में जो हड्डी है, ये हमारा अस्थि है, हड्डी बोलते हैं इसको, ये कमजोर होने लगता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग धूप यानी सुबह का धूप, कैसा धूप, दोपहर का धूप नहीं, सुबह का धूप लिया जाता है, यानी सुबह का धूप बहुत ही लाभकारी होता है रिकेटस बीमारी को दूर करने के लिए। ठीक है, ये आयोडीन के बारे में तो जाने ही है कि आयोडीन यानी आयोडीन की कमी होगी आपको तो कौन सा रोग होगा, घेंघा रोग होगा। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सभी को उस पर क्वेश्चन आंसर पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम इसे थोड़ा मिटा देते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें क्या दिया है कि आपको दिया है कि इनमें सही कथन को सही से टिक कीजिए, यानी क्या करना है आपको, सही कथन को सही, यानी ये सही से आपको टिक करना है, टिक कीजिए सही से। आपको यानी उसमें ऑप्शन देखना है, उसके वक्तव्य को सुनना है, और आपको वो बात सही लगती है तो उसको सही से टिक करना है, और गलत लगती है तो उसको गलत से टिक करना है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बिल्कुल तैयार हैं, हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बिल्कुल तैयार हैं पेन और कॉपी लेकर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 के 1 में देखेंगे कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। यानी आपसे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कि आपसे कहा गया है कि सिर्फ हम चावल ही खाएं, सिर्फ खाली चावल खाएं तो हमें पोषक तत्व तो प्राप्त हो सकता है, यानी आवश्यकता जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता है पोषक तत्व की वो पूर्ति हो सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमें शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी संतुलित आहार का होना आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं है, अति आवश्यक है। इनको चलाने के लिए विभिन्न खाद्य व्यंजन की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर हमारे आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ खाली हम लोग भातें खाली खाएं यानी खाली चावलें खाएं तो हमें अन्य चीज की मात्रा मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर कीजिएगा, गलत का टिक आउट कीजिएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं 3 के 2 में, इसमें देख रहे हैं 3 के 2 में देखिएगा क्या दिया हुआ है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग को रोकथाम की जा सकती है। यानी संतुलित आहार हम लोग जब सेवन करेंगे तो यानी अभावजन्य रोग जो है, अभावजन्य रोग के बारे में हम आपको 2 लाइन बतला देते हैं कि इसमें क्या होता है। अभावजन्य रोग में क्या होता है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति शुरुआत समय में तो संतुलित आहार लेता है, लेकिन कुछ कारणवश या मनी प्रॉब्लम हो या उसकी समस्या हो जिससे वह संतुलित आहार में कुछ कमियां आने लगती है। ये कमियां कुछ दिनों तक यानी अभाव के कारण वो नहीं ले पाता, जिससे हमें अभाव जनित रोग होता है। क्या होता है बाबू, अभाव जनित रोग होता है। इसको दूर करने के लिए हमें पुनः संतुलित आहार का सेवन करेंगे तो वो हमारे पोषक तत्व तो प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमें अभाव जनित रोग नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। तो इसमें क्या कहा है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग को रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर क्या है जी, हम लोग संतुलित आहार खाएंगे तो कब हमें अभाव जनित रोग होगा ही नहीं, क्योंकि हमें अपने शरीर को चलाने के लिए तो पूरा प्रोटीन दे रहे हैं, पूरा संतुलित आहार खा रहे हैं, तो हमें बीमारी ऐसा नहीं होगा, हम तो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर।
तो इसमें दिया हुआ है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यानी संतुलित आहार में क्या नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमें नाम से ही स्पष्ट है कि संतुलित आहार। तो संतुलित मतलब का पूरा संतुलन, यानी आहार के रूप में पूरा, यानी ये नहीं कि खाली एक ही चीज, जैसे चिकन हो तो खाली चिकने खा लिए तो वो भी क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। चिकन भी खाना है, अंडा भी खाना है, मछली भी खाना है, दही भी खाना है, दूध भी खाना है, यानी सबको मात्रा थोड़ा थोड़ा लेना है। ये नहीं कि कोई एक चीज मिले और उसी पर पूरा बैठ गए, उसी को पूरा खा लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखते हैं ना, शादी विवाह में कोई जाता है, अगर उसको कोई एक ही चीज अच्छा लगे तो क्या करता है, हपच कर पूरा खा लेता है। यानी उसको उस समय समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि उसको उस समय वो तो स्वादिष्ट लगता है और वो क्या करता है, अनावश्यक यानी पूरा हुरते जाता है, पूरा खा लेता है। मालूम चलता है सुबह टाइम मालूम चलता है कि उसका पेटे खराब है। तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें संतुलित आहार के रूप में क्या लेना है, हमें थोड़ा थोड़ा मात्रा सबका लेना है। ठीक है, ताकि हमारा शरीर बीमार भी ना हो और हमें स्वस्थ रहे, एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत करें। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। इसमें तो आपको फिर फंसा दिया, कह रहा है कि शरीर को पोषण तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। यानी आपसे पूछा है कि शरीर को पोषण तत्व प्राप्त करने के लिए सिर्फ मांस आवश्यक पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमारा 4 नंबर में पहले आंसर लिख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग खाली मांस खाएं तो मांस से क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो हमें ना ही कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ना ही वसा मिलेगा और ना ही मिनरल्स मिलेगा। तो हम अपने खाली प्रोटीन से अपना शरीर चला सकते हैं? नहीं ना चला सकते हैं। तो खाली मांस से खा लिए, शादी विवाह में भी लोग करता है कि खाली मांस से खा लेता है, तो उससे तो उसको उतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगा। तो हमें संतुलित आहार के रूप में सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेना है, यानी सब लिमिट में लेना है। ठीक है, आपको ये नहीं कि पूरा एक ही बार खा लें, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 3 को यानी चारों पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया और उसको अपने अनुसार उसको टिक आउट किया। तो हम लोग आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड में क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 ऐसे पोषण तत्वों को लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। यानी इसमें क्या करना है, आपको एक पॉइंट दे दिया है, यानी एक वसा में कौन कौन से प्रचुर मात्रा में पोषण तत्व मिलते हैं, उसके बाद से मंड जो है वो किस में मिलता है, यानी किस पदार्थ में, व्यंजन में मिलता है। उसके बाद से आहारी रेशा है, यानी आहारी रेशा हमें कहाँ से मिलता है, और उसके बाद से देखना है कि प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमें किस किस से प्राप्त होता है, उसके बारे में आपको 2 एग्जाम्पल देना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया, और उसको हम लोग आंसर लिखेंगे। आपने अभी तक हमारे जो चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके शेयर करने से और आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेट मिलता है, हमें वीडियो बनाने में मजा आता है। तो चलिए हम लोग फिर कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा क्या है जी, वसा, यानी वसा हमें किस किस से मिलता है, इसको बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि 2 एग्जाम्पल लिखना है, तो एक हमारा तो हो गया तेल, यानी तेल में क्या होता है, वसा होता है। और क्या हो गया, घी हो गया। घी में भी क्या होता है, हमें घी जब हम लोग सेवन करते हैं तो उसमें भी वसा की मात्रा होती है, यानी उसमें भी अधिक मात्रा में वसा होती है, जिससे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, यानी वसा मिलता है। उसके बाद से बात कर लेते हैं मूंगफली। मूंगफली में भी क्या होता है, हमें वसा ही मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा ये वसा का उदाहरण होगा कि हम लोग इस चीज से, इस खाद्य व्यंजन पदार्थ से हम लोग वसा प्राप्त करते हैं। अब बात आ गई मंड की बात। मंड में क्या होता है, यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो हमारा आलू है, आलू हो गया, मक्का हो गया, यानी यहाँ पर हम पर लिखे जाते हैं आलू, मक्का, कच्चा सामग्री जैसे चना आदि में क्या होता है, मंड, यानी स्टार्च के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे फिर आहारी रेशा। आहारी रेशा के बारे में, यानी रुक्षांश के बारे में हम लोग चर्चा किया था कि आहारी रेशा हमें किससे प्राप्त होता है, चोकर से, यानी
चोकर हम लोग तो ऐसे बीग देते हैं जनरली, उसको चलनी से छान कर उसको हम लोग बीग देते हैं, लेकिन अगर उसका सेवन किया जाए तो हमें लोह यानी उसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में सहायक होती है। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, आंसर के रूप में क्या होगा, चोकर, यानी आहारी रेशा किस में मिलता है, चोकर में मिलता है। और क्या होगा, चोकर के साथ साथ क्या होगा, चोकर के साथ साथ याद पढ़िए रेशेदार, रेशेदार फल में होता है, क्या होता है, रेशेदार, रेशेदार फल, रेशेदार फल में भी क्या होता है, यहाँ पर आहारी रेशा, उसमें रेशा मिलता है। ठीक है, उसके बाद से बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट प्रोटीन पर। इसमें देखिएगा कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत हमारा क्या है, इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन हो गई। और क्या हो गया, दाल हो गया। और क्या हो गया, अंकुरित, बाबू लिखिएगा अंकुरित, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज बोले तो जिसको हम लोग नमी में यानी जल में फुलाकर उसको कपड़ा या नमी युक्त जगह पर रख देते हैं, जो अंकुरन हो जाता है, उसमें देखिएगा कि छोटे छोटे अंकुरन यानी व्हाइट व्हाइट निकलने लगता है, उसी को हम लोग अंकुरित बीज बोलते हैं। उसको सेवन करने से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था कि इसका दो एग्जाम्पल लिखना है कि हमें ये सभी जो हमारा ये एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले मंड है, स्टार्च है, आहारी रेशा है, प्रोटीन है, इसको हम लोग किस किस से प्राप्त करते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोटबुक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे ले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको क्या कहा गया है कि निम्नलिखित के नाम लिखें। यानी आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन दे दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसको हम लोग कैसे यानी किससे प्राप्त करते हैं। तो 5 के 1 यानी क में देखिएगा कि दिया हुआ है कि पोषण तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं यानी ऊर्जा देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे शरीर को चलाने में मुख्य भूमिका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो यहाँ पर हमारा 5 के ए में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बो लिखिएगा, हाइड्रेट। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से चलाने में भूमिका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, उसके बाद से हम लोग 5 के ख में देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि पोषण तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। यानी वैसा पोषक तत्व जो हमारे शरीर को वृद्धि यानी कटे फूटे भाग को भरना और सेल का निर्माण करना, ये सब काम किनको दिया गया है, किनको दिया गया है, प्रोटीन साहब को। किनको दिया गया है जी, प्रोटीन साहब। यानी ये प्रोटीन है जो हमारे शरीर को कटे फूटे भाग को भरने में और सेल का निर्माण करने में प्रोटीन हमें क्या करता है, मदद करता है। अगर आपने हमारा थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज आगे जाकर यानी प्ले लिस्ट जाकर इस चैप्टर का थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 5 के ग में कि दिया हुआ है कि वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है वो कौन सा है। यानी वह विटामिन जो हमारे शरीर की दृष्टि यानी हमारे आंख की देखने की क्षमता जो बनाती है वो विटामिन कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन ए। यानी विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए जो हम लोग विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है, लेकिन अगर यही हमारा विटामिन रहे तो हमें दृष्टिहीनता नहीं होगी। इसका मुख्य स्रोत यानी हम लोग विटामिन ए किससे प्राप्त करते हैं, तो आंसर हो जाएगा गाजर। यानी किससे प्राप्त करते हैं, गाजर से। यानी आपका गाजर से क्या होता है, विटामिन ए अधिक मात्रा में मिलता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 5 के 4 पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें दिया हुआ है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। यानी वो कौन सा खनिज है जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर को यानी शरीर की जो अस्थि होती हैं, हड्डी होते हैं, उसको मजबूत बनाने में किसका योगदान होता है, कैल्शियम का। यानी आपने देखा होगा अपने घर में ही दादा या दादी को देखा होगा कि वहां पर यानी जो हड्डी की प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, दुखने लगता है। यानी बुढ़ापा के समय में हड्डी
दुखने लगता है, यानी अनावश्यक हड्डी जो हमारा होता है यहाँ पर जोड़ पर होता है, ठेवना में होता है, पीठ में होता है, ये सब क्या होता है, अगर आप में कैल्शियम की कमी हो तो अस्थि या हड्डी क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं, जिससे वो आगे चलकर वो बहुत ही दर्द करते हैं और वो हमें कमजोरी महसूस होता है। आपने देखा होगा कि बहुत समय व्यतीत करने के बाद से वो लोग क्या करते हैं, हड्डी की कमजोरी की वजह से वो लोग इस तरह निहुर जाते हैं। कारण क्या है कि आपका हड्डी एकदम सिकुड़ रहा है, उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ये जैसे हम लोग यंग हैं तो इस तरह है, लेकिन वही बुढ़ापे जाते जाते वो क्या होता है, इस तरह सिकुड़ने लगता है, यानी अस्थि का भी कमजोरी होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कैल्शियम। कैल्शियम अगर हमें प्रचुर मात्रा में मिले तो हमें क्या बोलते हैं, अस्थि की बीमारी नहीं हो सकती। और बात एक एग्जाम्पल के तौर पर और लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जो एथलीट होते हैं वो दौड़ते समय क्या करते हैं, पैर में उनका पैर में दर्द होने लगता है, यानी पैर की जो हड्डी होती है उनको दर्द करता है। तो उनको वो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अंडे खाते हैं। अंडा में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, दूध पीते हैं। तो उससे भी क्या होता है, कैल्शियम प्रोवाइड होता है, जो हमारे शरीर को यानी अस्थि को वो मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सारे क्वेश्चनों को हल कर लिया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हाँ, और बात एक और हम आपको बता दें कि आपको जहां ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आए, आपको अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषण तत्व के नाम लिखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषण तत्वों के नाम लिखिए, यानी इसके आपको पोषण तत्वों के नाम लिखना है। तो आप एकदम लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा कि हमारे भोजन के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। क्या आंसर लिखिएगा कि हमारे भोजन के पोषक तत्व निम्नलिखित है। ठीक है, और उसके बाद से एक नंबर देकर लिखिएगा। एक नंबर में क्या लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा में वासा, तीसरा में प्रोटीन, चौथा में लिखेगा विटामिन। ये सब क्या है, हमारे ये शरीर के यानी पोषक तत्व हैं। और 5 में क्या लिखेगा, खनिज लवण। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न पोषक तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद से बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कुपोषण रोग, ये कि जो हमारा शरीर है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या है, शरीर को संतुलित आहार लेना अति आवश्यक है। पोषक तत्व के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण इत्यादि का सेवन करते हैं। इसको अगर समय के अनुसार न लिया जाए तो वह बच्चा कुपोषित का शिकार हो जाता है। कुपोषण नामक रोग अधिकांश बच्चे में देखा जाता है। क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लोग जो एक कुपोषित बच्चा वाला होगा तो ये क्या होगा, कुपोषण का शिकार अधिकांश बच्चे में देखा जाता है। यानी हम लोग देखते हैं या अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि जो बच्चा कुपोषित से शिकार होता होगा उसका देखिएगा हाथ और पैर एकदम बिल्कुल पतला पतला होता है और पेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और छाती क्या होगा, छाती की पूरी हड्डी यानी हड्डी ही बिल्कुल दिखाई देगा। वो उसको देखने से लगेगा कि ही ये कुपोषण का शिकार हो गया है। यानी उसको क्या हुआ है कि उसको या तो पर्याप्त मात्रा में उसको संतुलित आहार नहीं मिला है या उसको वो बच्चे से जन्म से ही कुपोषित हुआ हो। तो अब इसको हम लोग इसके यानी कुपोषण रोग को रोकथाम लिखेंगे। तो रोकथाम में लिखिएगा कि कुपोषण का रोकथाम निम्नलिखित उपाय कर किया जा सकता है। पहला लिखिएगा कि कुपोषण को आसानी से रोका जा सकता है, या तो उसे गर्भ में यानी जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है तो माता को यानी संतुलित आहार का सेवन कराया जाए। सेकंड लिखिएगा कि जब वह बच्चा
जन्म हो या 3-4 साल का हो या 2.5 साल का हो या 3 साल का हो, तो उसे संतुलित आहार के रूप में समय समय पर दिया जाए। इससे क्या होगा कि उसे जब संतुलित आहार मिलेगा तो वह बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा। इस तरह कुपोषण रोका जा सकता है। क्लियर? इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ इस अध्याय के भी क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।